देवकी जी का मन आज बहुत विचलित था। वह लगातार अपने बेटे को फोन लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। आखिरकार परेशान होकर फोन रखते हुए उदासी भरे स्वर में अपनी बेटी से कहने लगी, ज्योति, इतना भी क्या व्यस्त हो गया है तेरा भाई? जितने फोन करने के बाद भी कोई जवाब नहीं देता। तभी अपनी माँ को हौसला देते हुए ज्योति बोली, अरे माँ, तुम भी हद करती हो। जब भाई ने एक बार फोन नहीं उठाया तो बार बार फोन करने से क्या फायदा? बिना बात ही खुद भी परेशान होती हो और उन्हें भी परेशान कर देती हो। और फिर गुस्से में अगर भैया कुछ बोल देंगे तो तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे। अरे, वह इस समय अपनी नौकरी में व्यस्त होंगे, कितना काम होता होगा उन्हें। अब ऐसे में वह अपना काम देखें या तुमसे फोन पर बातें ही करते रहें। हाँ ज्योति, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। बेचारा मेरा बच्चा कितना काम करता है, उसे फुर्सत कहाँ होगी। अब मैं उसे बार बार फोन करके परेशान नहीं करूंगी। जब उसे फुर्सत होगी तब वह खुद ही फोन कर लेगा। इतना कहकर देवकी जी खाना बनाने के लिए रसोई घर में चली गई। देवकी जी उन दिनों को याद करने लगी जब उनके बेटे रोहन का जन्म हुआ था। देवकी जी और उनके पति कैलाश नाथ जी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। काफी वर्षों की तमन्ना पूरी हुई जब शादी के पूरे 10 वर्षों के बाद उन्हें माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। लेकिन यह खुशी भी गम में बदल गई थी जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि उनका बच्चा रोहन शारीरिक तौर पर पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। पति पत्नी के तो जैसे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। डॉक्टर ने बताया कि भविष्य में उनका बेटा शायद अपने पैरों पर चल भी नहीं पाएगा। लेकिन साथ में यह भी कहा कि यदि बच्चे को सही इलाज और अच्छी देखभाल मिली तो शायद वह भी एक सामान्य जीवन जी सकता है। फिर साहस जुटाकर देवकी जी ने निर्णय लिया कि वह अपने बेटे की सेवा में दिन रात एक कर देंगी, जिस कारण उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी से भी त्यागपत्र दे दिया और पूरी लगन के साथ नन्हे रोहन की देखभाल में जुट गई। उधर कैलाश नाथ जी भी ओवरटाइम करके अपने बेटे के इलाज के लिए पैसा जुटाने लगे और देश के बड़े से बड़े अस्पताल में ले जाकर अपने बेटे का इलाज करवाया। ईश्वर की कृपा और माँ बाप की तपस्या का यह फल हुआ कि उनका बेटा 2-3 वर्षों में ही तंदुरुस्त हो गया। माता पिता को तो मानो दुनिया की सारी धन दौलत ही मिल गई हो। उनके बाद उनके घर पर उनकी बेटी ज्योति का जन्म हुआ। हर माँ बाप की तरह देवकी जी और कैलाश नाथ जी के भी अरमान थे कि उनके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाएं और बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, फिर चाहे उसके लिए उन्हें मन मार कर ही क्यों न गुजारा करना पड़े। आखिर बेटा बुढ़ापे में हमारा सहारा बनेगा, ऐसी सोच रखते हुए उन्होंने अपने बेटे को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। एक दिन अपने बेटे को कामयाब बनाने का उनका यह सपना भी पूरा हो गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद कैलाश नाथ जी एक रोड एक्सीडेंट के कारण इस दुनिया से चल बसे। अतीत की यादों में खोई देवकी जी यह भूल ही गई थी कि उन्होंने गैस पर दूध चढ़ाया हुआ है। तभी ज्योति अंदर आई और बोली, कहाँ खो गई हो माँ? सारा दूध उबाल कर गिरा दिया। देवकी जी हड़बड़ाकर सारा दूध साफ करने लगी। तभी फोन की घंटी बजने की आवाज आई। अरे माँ, लगता है तुम्हारे लाडले बेटे का फोन आया है। कहते हुए ज्योति दौड़कर गई और फोन उठाकर स्पीकर पर लगा दिया। अभी उसने हेलो ही बोला था कि उसी समय रोहन भड़कते हुए बोला, क्या परेशानी है? क्यों बार बार फोन करके मुझे परेशान करती रहती हो? तुम्हें तो कोई काम धंधा है नहीं, तो इसका मतलब यह तो नहीं कि बाकी सभी लोग भी खाली बैठे रहें और तुम्हारे फोन का इंतजार करते रहें। अब कुछ बोलोगी या मैं फोन रखूं? अपने भाई का ऐसा रूखा व्यवहार देखकर ज्योति हैरान रह गई और बोली, तुम मुझे कुछ बोलने दोगे तब तो कुछ बोलूंगी ना। यह सुनकर रोहन चुप हो गया तो ज्योति ने कहा, मुझे कोई काम नहीं था तुमसे, लेकिन माँ तो आखिर माँ है ना, इसलिए तुम्हारी चिंता सताती रहती है। लेकिन तुम्हारा ऐसा व्यवहार देखकर भी वह मानने को तैयार ही नहीं होती कि अब उनका बेटा उनका नहीं रहा।
इतना सुनते ही तभी देवकी जी उसके हाथ से फोन खींचते हुए बोली, ये कैसी बातें कर रही हो ज्योति? कोई तमीज है या नहीं? अपने बड़े भाई से कोई इस तरह से बात करता है क्या? चल जा यहाँ से। ज्योति आंखों में आंसू लिए वहां से चली गई। तभी देवकी जी फोन पर अपने बेटे से बात करने लगी। तभी रोहन गुस्से में बोला, माँ बहुत जुबान चलने लगी है इसकी, बड़े छोटे का लिहाज ही नहीं रहा इसे। फिर कहने लगा, अच्छा माँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। दरअसल बात यह है कि मैंने कुछ समय पहले ही घर पर रिपेयरिंग का काम शुरू करवाया है और कुछ दिनों से आपकी बहू की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। उसे भी डॉक्टर के पास लेकर जाना है, इसलिए महीने का बजट भी गड़बड़ा गया है। आपसे हो सके तो कुछ पैसों का इंतजाम कर दो, बाकी सब कुछ मैं देख लूँगा। एक बार घर के रिपेयर का काम भी हो जाए, उसके बाद मैं आप दोनों को यहीं गुड़गांव में अपने पास बुला लूँगा। फिर हम सब साथ में रहेंगे, इसलिए घर की रिपेयरिंग करवा रहा हूँ। फिर देवकी जी बोली, कोई बात नहीं बेटा, पैसों का इंतजाम तो मैं करवा देती हूँ। तू तो बस यह बता कि तुझे कितने पैसे चाहिए और कितने समय के लिए चाहिए। अपनी माँ की यह बात सुनकर रोहन को गुस्सा आ गया और बोला, ये क्या बात हुई माँ? कितने समय के लिए चाहिए, इससे आपका क्या मतलब है? मेरा मतलब मैं कुछ समझा नहीं। दरअसल बेटा बात यह है कि आप ले देकर हमारे पास केवल यह घर ही बचा हुआ है, इसके अलावा तो और कुछ है भी नहीं हमारे पास। यहाँ तक कि अपने सोने के जेवर जो मैंने ज्योति की शादी के लिए रखे थे, वह भी मैं तुझे दे चुकी हूँ। जब तूने कहा था कि चारों की माँ यानी कि समधन जी बहुत बीमार हैं, तब उनके इलाज के लिए तुम्हें पैसे चाहिए थे। बेटा तब तूने कहा था कि मैं जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करके आपके गहने आपको वापस कर दूंगा। लेकिन बेटा बहुत समय बीत गया, वह भी तुमसे अब तक नहीं दिए गए। बेटा तेरी बहन भी अब छोटी नहीं रही, कॉलेज में पढ़ रही है। 2-4 साल के बाद उसकी शादी के बारे में भी सोचना है। अरे माँ, तुम उस बात के बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं सब संभाल लूंगा। इतना तो विश्वास करो अपने बेटे पर। बस एक बार रिपेयरिंग का काम खत्म हो जाने दो, उसके बाद मैं सबसे पहले आपके जेवर ही छुड़वाऊंगा, बाकी की उधारी बाद में चुकाता रहूंगा। बेटे की यह बात सुनकर देवकी जी बोली, बेटा वो सब तो ठीक है, बता कितने पैसे चाहिए तुझे? मैं कहीं से पैसे उधार लेने का इंतजाम करती हूँ। फिर रोहन बोला, माँ इस बार मुझे कुछ ज्यादा पैसों की जरूरत है। आज 8-10 हजार रुपए से काम नहीं चलेगा, मुझे इस बार 5 लाख रुपए की जरूरत है। बेटे की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई और सोचने लगी कि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं कैसे करूंगी। तभी रोहन बोला, आप एक काम क्यों नहीं करती, आप घर को गिरवी रख दीजिए। घर को गिरवी रखकर हमें अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। लेकिन बेटा घर गिरवी रखने की बात सुनकर देवकी जी ने साफ साफ मना कर दिया और बोली, बेटा ले देकर यह मकान ही बचा है हमारे पास, अगर इसे भी गिरवी रख देंगे तो हम कहाँ भटकते फिरेंगे। तभी रोहन बोला, अरे माँ आप भी हद करती हैं, अपने बेटे पर इतना भी विश्वास नहीं है आपको? बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूं ना। अपने बेटे की बातों में आकर देवकी जी ने अपनी इकलौती बची हुई संपत्ति को भी गिरवी रख दिया। इसके बाद उन्हें 10 लाख रुपए मिल भी गए। हालांकि ज्योति अपनी माँ को बार बार समझाती रहती थी कि घर गिरवी मत रखो, कल को अगर भैया ने पैसे वापस नहीं किया तो हम लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन देवकी जी ने अपने बेटे की एक न सुनी और कहने लगी, मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, न जाने तो क्यों अपने भाई को गलत समझती हैं। ज्योति कुछ कहने ही लगी थी कि देवकी जी बोली, अच्छा अब ज्यादा बहस मत कर मेरे साथ, घर के फैसले लेने के लिए अभी इस घर की बड़ी मैं मौजूद हूँ। तुम चुप रहोगी तो ही अच्छा है, अगर मुश्किल वक्त में मैं ही अपने बेटे का साथ नहीं दूंगी तो और कौन देगा भला। और उसने तो इतना तक कहा है कि एक बार घर का काम पूरा हो जाए तो हम दोनों उनके घर में उनके साथ ही रहेंगे, तेरी शादी का खर्च भी वह देख लेगा। देवकी जी ने अपनी बेटी की एक भी न सुनी और घर को गिरवी रख दिया। लेकिन ज्योति के बहुत कहने पर उन्होंने उसे रकम में से 5 लाख रुपए बचाकर अपने पास रख लिए। ज्योति बोली, माँ आपसे भैया ने 5 लाख रुपए देने को कहा था, तो बस 5 लाख ही देना, बाकी के पैसे अपने खाते में जमा करवा देना
और एक बात का खास ध्यान रखना, उन्हें यह मत बताना कि आपको कितने पैसे मिले हैं, नहीं तो वह किसी न किसी बहाने बाकी के पैसे भी आपसे ले लेंगे। देवकी जी के घुटनों में बहुत समय से दर्द रहता था, तो उन्होंने अपने बेटे को फोन करके कहा, बेटा जब पैसे लेने के लिए यहाँ आओगे तो कुछ दिन निकाल कर आना, मेरे घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है, रोज रोज का दर्द अब सहन नहीं होता, आओगे तो किसी अच्छे से अस्पताल में मेरा इलाज भी करवा देना। इतना कहने की देर थी कि रोहन अपनी पत्नी चारू के साथ अगले दिन ही सुबह ही उनके पास पहुंच गया। वे दोनों मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगे। भी चारू ने कहा, माँ आप भी कभी कभी गुड़गांव आ जाया कीजिए, वह भी तो आपका ही घर है। तभी देवकी जी ने कहा, बहू तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे घर की रिपेयरिंग का काम पूरा हो जाए तो हम तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ही रहेंगे। क्यों रोहन, ठीक कहा ना मैंने? इतनी बात सुनते ही चारू के चेहरे की मुस्कुराहट तो जैसे कहीं गायब ही हो गई और वह रोहन को घूर कर देखने लगी। तभी रोहन भी झूठी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ चारू, माँ ने हमारे घर की रिपेयरिंग के लिए सारी रकम का इंतजाम कर लिया है। अब जल्दी से घर की रिपेयरिंग हो जाए तो फिर वह हमारे साथ ही रहेंगे। रोहन का इशारा समझकर चारू अपने चेहरे पर भी फीकी सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, अरे हाँ, वह आप लोगों का ही तो घर है, और फिर जब तक घर में कोई बड़ा बुजुर्ग ना हो तब तक घर घर नहीं कहलाता। चारू जल्दी से रसोई घर में जाकर चाय नाश्ता बनाने में ज्योति की मदद करने लगी और सब कुछ ट्रे में रख कर ले आई। तभी रोहन अपनी माँ से बोला, माँ वे पैसे मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना, मैं बैंक की तरफ ही जा रहा था, कोई काम था, आप पैसे दे देंगे तो अपने खाते में जमा करवा दूंगा, जिससे आपकी चिंता भी दूर हो जाएगी। नहीं तो गांव हो या शहर, हर जगह चोरी का बहुत डर रहता है। ज्योति ने पैसे से भरा बैग अपनी माँ को दे दिया, जिसमें से देवकी जी ने 5 लाख निकाल कर अपने बेटे के हाथ में थमा दिए। पैसे देखकर वे दोनों ऐसे खुश हो गए मानो उन्हें जन्नत ही मिल गई हो। तभी रोहन बोला, लेकिन माँ घर गिरवी रख कर कम से कम 8-10 लाख रुपए तो आपको मिले ही होंगे, बाकी के पैसे कहाँ हैं? तब देवकी जी और उनकी बेटी ज्योति एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर देवकी जी बोली, बेटा 10 लाख रुपए मिले थे, लेकिन ज्योति की शादी के लिए भी कुछ पैसे बचाकर रखने जरूरी हैं, इसलिए उन पैसों में से 5 लाख रुपए मैं तेरी बहन की शादी के लिए बैंक में जमा करवा दूंगी। 1-2 साल में कोई अच्छा सा लड़का देखकर उसके भी तो हाथ पीले करने हैं ना। तुम तो अपने परिवार के साथ सुख से जी रहे हो, एक बार इसकी भी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। बस इतना सुनने की ही देर थी कि रोहन गुस्से से बोला, माँ आपने तो मुझे एक पल में ही पराया कर दिया। क्या आपको अपने एक लौते बेटे पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रहा? मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, अगर विश्वास होता तो सारे पैसे आप मेरे हाथ में रखती। ठीक है, कोई बात नहीं, जब भरोसा ही नहीं है तो फिर इन सब बातों का क्या मतलब है? तभी देवकी जी बोली, अरे बेटा यह तू कैसी बातें कर रहा है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अगर तू कहता है तो बाकी के पैसे भी मैं तुझे दे देती हूँ, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं तुमसे मांग लूंगी। तभी रोहन बोला, हाँ माँ, आप ही के पैसे हैं, हम तो बस इन्हें संभाल कर रख देंगे। ऐसा कहते हुए रोहन ने 10 लाख रुपए अपनी माँ से ले लिए और बैंक में जमा करवाने के लिए निकल गया। चारू भी उसके साथ ही चली गई। उनके जाने के बाद ज्योति ने अपनी माँ से कहा, माँ मैंने आपसे पहले ही कहा था कि चाहे जो भी कुछ हो जाए आप यह पैसे भैया को नहीं देंगी, लेकिन फिर भी आप नहीं मानी ना। इतना सुनते ही तभी देवकी जी बोली, तो क्या हुआ बेटा, वह तेरा भाई है, पैसे हमारे पास पड़े हों या उसके पास, क्या फर्क पड़ता है, इतना तो विश्वास कर अपने भाई पर। ऐसा कहकर देवकी जी अपने कमरे में चली गई। अगले दिन सुबह देवकी जी नींद से जागी तो उनके बेटा और बहू अपने बैग उठाकर उनके पास आए और बोले, अच्छा माँ हम चलते हैं। यह देखकर देवकी जी और ज्योति हैरान रह गई। तभी देवकी जी बोली, बेटा तू तो यहाँ कुछ दिन लगाने वाले थे ना, मुझे डॉक्टर के पास भी तो दिखाना था, भूल गए क्या? नहीं माँ, लेकिन बात ऐसी है कि मुझे कुछ ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए हमें जाना होगा। कुछ दिनों के बाद वापस आकर आपको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास दिखा लाऊंगा। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर वापस चले गए। तब ज्योति बोली, मैं जानती थी माँ
कि भैया यहाँ सिर्फ पैसों के लिए आए हैं, उन्हें हमसे कोई हमदर्दी नहीं है। मतलब निकल गया तो चलते बने। ज्योति की यह बात सुनकर देवकी जी भी सोच विचार में पड़ गई। धीरे धीरे कई महीने बीत गए। कभी देवकी जी अपने बेटे रोहन को फोन लगाती तो कभी ज्योति, लेकिन वह कभी फोन ही नहीं उठाता था, और गलती से कभी उठा भी लेता था तो मीटिंग में बिजी होने का या फिर ड्राइविंग करने का बहाना बनाकर बात को रफा दफा कर देता था, और अभी कॉल करता हूँ यह कहकर फोन काट देता था। कभी चारू को भी फोन करते तो जवाब मिलता कि अभी नहाने गए हैं या फिर किसी काम से बाहर गए हैं का बहाना बनाकर उन्हें टाल देती। 2 महीने से उन्होंने बैंक की किस्त भी नहीं भरी थी। बैंक से लगातार नोटिस आ रहे थे, लेकिन देवकी जी करती तो क्या करती। अपना घर गिरवी रख कर जिसे अपना सारा पैसा दे दिया था, वह तो उनकी बात सुनने को ही तैयार नहीं था। जब देवकी जी के पास कोई और चारा नहीं बचा तो अपनी बेटी ज्योति के साथ शहर के लिए निकल पड़ी। जब अपने बेटे के घर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया तो जैसे ही दरवाज़ा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां तो कोई और ही लोग रह रहे थे। देवकी जी और ज्योति उन्हें देखकर हैरान रह गई। पूछने पर उन्होंने बताया कि वह घर अब उन्होंने खरीद लिया है। इससे पहले यह जिसका घर था वे यहाँ से कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, किसी बड़े घर, किसी बड़ी सोसाइटी में। लेकिन वह कहाँ रहते हैं यह उन्हें नहीं मालूम था। यह सुनकर देवकी जी निराश हो गई। वह स्वयं को बहुत लाचार सा महसूस कर रही थी। उस शहर में वह किसी और को भी नहीं जानती थी, इसलिए वह कहीं और नहीं जा सकती थी। लेकिन ज्योति ने हिम्मत नहीं हारी। उसने फिर से अपने भाई को फोन लगाया, लेकिन अभी भी रोहन ने फोन नहीं उठाया। ज्योति आसपास के लोगों से पूछताछ करने लगी। काफी समय बीतने के बाद उसे पूछताछ करने का कोई लाभ न हुआ, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं था। थक हार कर वे लोग अभी वापस जाने ही वाले थे कि इतने में एक कोरियर वाला आया जो रोहन के नाम का पार्सल लेकर आया था। रोहन को वहां न पाकर वह पार्सल पर लिखे नंबर पर फोन करने लगा और बोला, सर मैं आपका पार्सल लेकर आया हूँ, आप मुझे अपना नया एड्रेस बता दीजिए, मैं वहीं आ जाता हूँ। ज्योति ने जब यह बात सुनी तो उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वे कोरियर वाले से बोली, भैया कहीं आप रोहन से बात तो नहीं कर रहे थे। तभी कोरियर वाले ने उनकी ओर देखा और बोला, जी हाँ, उन्हीं से बात कर रहा था मैं। लेकिन आप यह सब क्यों पूछ रही हैं? भैया दरअसल वह मेरे भाई हैं, आज उनका जन्मदिन है और हम उन्हें सरप्राइज देना चाहते थे, इसलिए हम उन्हें बिना बताए ही आ गए हैं। यहाँ आए तो पता चला कि वह कहीं और ही रहते हैं। यदि आप हमें उनका नया पता बता देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उनकी बात सुनकर कोरियर वाले ने एक पेपर पर उन्हें रोहन की बिल्डिंग का पता लिखकर दे दिया, जिसे देखते ही ज्योति खुश हो गई। उसे लगा कि अब काम बन जाएगा। थोड़ी ही देर में देवकी जी और ज्योति ऑटो में बैठकर उस बिल्डिंग के सामने पहुंच गई जहां रोहन ने अपना नया फ्लैट खरीदा था। रोहन का फ्लैट एक बहुत ही बड़ी सोसाइटी में था, जहाँ ऊंची ऊंची मंजिला इमारतें बनी हुई थी। देवकी जी ने इतनी ऊंची इमारतें पहले कभी नहीं देखी थी। अपनी बेटी से बोली, हे भगवान, देख तो ज्योति, ये इमारतें कैसे आसमान को छू रही हैं। वे दोनों जैसे ही अंदर जाने लगे तो उन्हें समिति के गार्ड ने अंदर आने से रोक दिया। कोरियर वाले ने तो गार्ड को पार्सल पकड़ाया और नाम बताकर चला गया, परंतु वह माँ बेटी समिति के बाहर खड़ी खड़ी रोहन का इंतजार करने लगी। कई बार गार्ड को नाम बताकर कहा कि मेरे भैया को खबर कर दीजिए, उनकी माँ और बहन गांव से आई है, लेकिन गार्ड को उनकी बातों पर यकीन ही नहीं था। देवकी जी एक पुरानी सी साड़ी पहनी हुई थी और ज्योति ने बहुत साधारण सा सूट सलवार पहना हुआ था। देवकी जी बार बार उन इमारतों की ओर देखी जा रही थी। फिर ज्योति ने गार्ड से हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वह उनका यकीन करे और उनके भाई को आने की सूचना दे या फिर उन्हें अंदर जाने दे। लेकिन इस पर गार्ड ने कहा, तुम लोगों को तो और कोई काम धंधा है नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें देखी नहीं कि काम मांगने आ जाती हैं। लेकिन इस सोसाइटी में काम वाली ऐसे नहीं रखी जाती। इन घरों में जो भी काम वाली रहती हैं, सबसे पहले उनकी पुलिस वेरिफिकेशन करवाई जाती है, तब कहीं जाकर उन्हें काम पर रखा जाता है।
इतना सुनते ही तभी देवकी जी बोली, आप यह कैसी बातें कर रही हैं भैया? क्या हम आपको काम वाली नजर आते हैं? हम किसी के घर की काम वाली करने वाली नौकरानी नहीं। हमारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता है, तभी हम उससे मिलने के लिए यहाँ आए हैं। यह सुनकर गार्ड हंसने लगा और बोला, लेकिन तुम्हारी हालत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा बेटा इस बिल्डिंग में रहता होगा। गार्ड की इस बात पर ज्योति को गुस्सा आ गया और बोली, आप मेरी माँ के साथ ऐसे कैसे बात कर सकती हैं? क्या आपको बात करने की तमीज नहीं है बड़ों से? आपको मालूम भी है, अगर मेरे भैया को पता चला कि आपने हमसे ऐसी बात की है तो वह आपको छोड़ेंगे नहीं। तभी उस बिल्डिंग में रहने वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और ज्योति से पूछने लगा, आखिर बात क्या है बेटा? तब ज्योति ने सारी बात सुनाई। फिर उस बुजुर्ग व्यक्ति ने गार्ड से कहा कि यदि वह कह रही हैं कि उनका भाई इस बिल्डिंग में रहता है तो गार्ड तुम मान क्यों नहीं लेते? फिर गार्ड ने कहा, लेकिन इन लोगों को देखकर मुझे नहीं लगता कि इनका बेटा इस बिल्डिंग में रहता भी होगा। परंतु उन बुजुर्ग अंकल के बार बार कहने पर गार्ड ने उन्हें अंदर जाने की सहमति दे दी। यह सुनकर देवकी जी और ज्योति बहुत खुश हो गए। देवकी जी अपनी बेटी के साथ समिति के अंदर तो आ गई, परंतु अब कहाँ जाए, यह सोच सोच कर वे दोनों परेशान थी। एक एक बिल्डिंग में ही सैकड़ों मकान बने हुए थे और न जाने कितनी ऐसी इमारतें वहां खड़ी हुई थी। तभी ज्योति की नजर सामने से आ रहे उसके भाई रोहन पर पड़ी। रोहन के साथ उसके कुछ दोस्त भी थे। रोहन ने फ्लैट के बाहर पहुंचकर बेल बजाई। रोहन को देखते ही ज्योति अपनी माँ को लेकर उसकी ओर तेजी से गई। इस समय चारू ने दरवाजा खोला तो देवकी जी अपने बेटे रोहन के गले लग पड़ी और रोते हुए बोली, बेटा कहाँ था तू? कब से हम तुझे ढूंढ रहे थे और तूने हमें बताया भी नहीं कि तूने घर बदल दिया है। क्या तुझे मालूम है कि गार्ड ने हमें 2 घंटे से बाहर ही रोक कर रखा हुआ था और वह तो हमें काम वाली बाई तक बोल रहा था। तूने नया घर ले लिया और हमें बताया भी नहीं। फिर अपनी साड़ी के पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चल वह सब छोड़, ये बात बता तू कैसा है? देवकी जी और ज्योति सुबह से यहाँ वहाँ भटक रही थी, जिस कारण उनकी हालत खराब हो चुकी थी और उनके कपड़े भी गंदे मैले कुचैले हो चुके थे। अपने दोस्तों के सामने अपनी माँ को ऐसी हालत में देखकर रोहन ने सोचा कि यदि मेरे दोस्तों को पता चला कि यह मेरी माँ और बहन है तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी चारू ने कहा, अरे बिना मतलब गले पड़ रही हो तुम दोनों। आप लोग कौन हैं, यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आप लोगों को नहीं जानते। फिर रोहन भी बोला, कौन हो तुम लोग? अगर तुम लोग यहाँ काम मांगने आए हो तो हमारे घर में पहले से ही काम वाली बाई लगी हुई है। अपने बेटे के मुंह से यह शब्द सुनकर देवकी जी को तो जैसे काटो तो खून नहीं। वह हैरानी से खड़ी हुई उसे देखती ही जा रही थी। सोचने लगी कि जिस बेटे के लिए उन्होंने आज तक इतना त्याग किया, इतनी तपस्या की, के लिए उन्होंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया, आज वही बेटा अपनी माँ को ही पहचानने से इनकार कर रहा है। उनकी आंखों से तो जैसे आंसुओं का झरना ही फूट पड़ा। तभी ज्योति आगे बढ़कर अपनी माँ के आंसू पोंछने लगी और बोली, भैया क्या सचमुच आप नहीं जानते यह कौन है? यह वही अभागिन माँ है जिसने आप जैसे बेटे को जन्म दिया, अपनी पूरी जिंदगी आप पर निछावर कर दी, अपनी खुशियों का गला घोट दिया। यह वही माँ है जिसके प्यार और विश्वास को धोखा देकर आज तुम इस आलीशान सोसाइटी में रहते हो। ज्योति के मुंह से यह शब्द सुनकर रोहन के दोस्त हैरानी से उसकी ओर देखने लगे। तभी रोहन बोला, 2 पैसे की औकात नहीं है और मुझे ज्ञान दे रही हो? न जाने कहाँ कहाँ से चले आते हैं। अपने बेटे के मुंह से नफरत भरे शब्द सुनकर देवकी जी के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और अपने बेटे के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया और गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, शर्म नहीं आई तुझे अपनी बहन के साथ इस तरह बात करते हुए? तभी चारू बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे पति पर इस तरह से हाथ उठाने की? आखिर तुम दोनों की औकात ही क्या है हमारे सामने? उसके इतना कहने की देर थी कि देवकी जी ने उसे भी एक थप्पड़ रसीद कर दिया। काश यह थप्पड़ मैंने तभी लगा दिया होता जब तूने मुझसे मेरे सारे गहने लेकर बेच दिए थे। अरे मैं ही अपने बेटे के प्यार में कितनी अंधी हो गई थी कि अपनी बेटी की एक बात भी ना सुनी। वह मुझे हमेशा चेतावनी देती रहती थी, कुछ पैसा भी अपने लिए बचा कर रखो, अपने भविष्य के लिए।
लेकिन मैं भी तो तेरे जैसे नालायक पर भरोसा करके तुझे अपना सब कुछ दे बैठी। काश मैं अपनी ममता को दरकिनार करके अपना सब कुछ तुझे न दिया होता, तो आज मेरी और मेरे बेटे की यह हालत ना होती। तभी रोहन गुस्से में बोला, तो कोई एहसान नहीं किया तुमने। वह पैसा देकर जो कुछ भी तुमने किया है वह तुम्हारा फर्ज था। तुम कोई अनोखी माँ नहीं हो इस दुनिया की। सभी माँ बाप अपने बच्चों को कामयाब बनाने के लिए इतना त्याग तो करते ही हैं। फिर देवकी जी ने कहा, ठीक है बेटा, तूने मेरा प्यार देखा है लेकिन मेरा गुस्सा नहीं देखा। अगर मैं अपनी भरपूर कोशिश करके तुझे तेरे पैरों पर खड़ा कर सकती हूँ तो तुझ जैसे नालायक को जमीन पर गिरा कर सबक भी सिखा सकती हूँ। इस समय देवकी जी ने पुलिस को फोन लगाया। थोड़ी ही देर में वह बुजुर्ग अंकल जिन्होंने देवकी जी और ज्योति की मदद की थी वहां पर पहुंच गए और उनके साथ समिति के अन्य लोग भी वहां आ गए। बुजुर्ग अंकल बोले, ऐसी औलाद से तो औलाद ना ही होना अच्छा है। कम से कम माँ बाप को यह दिन तो नहीं देखना पड़ेगा। समिति के सभी लोग रोहन और उसकी पत्नी चारू पर उंगलियां उठाने लगे। थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और देवकी जी की शिकायत पर रोहन को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रतिष्ठावान रोहन को अपना नया फ्लैट अपनी मां के नाम पर करना ही पड़ा, क्योंकि अपनी मां को लौटाने के लिए अब उसके पास पैसा नहीं था। ज्योति और देवकी जी अब अपने गांव वाले मकान में ही रहते हैं और नए फ्लैट को किराए पर देकर जो पैसा आता है उसे अपने मकान की किस्त चुका रहे हैं और सुखपूर्ण अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ये भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।